सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2017 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूं जिसमें हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे जो 12 से लेकर 18 तक है, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए हल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और मैंने क्या बताया है कि जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो आप उसे सीधे सीधे लसा निकाल दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका लसा निकालेंगे। देखिए ऐसे लिखिए सॉल्यूशन। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो देखिए जब वो छोटी से छोटी, इसका हम जब लसा निकालेंगे इन चारों संख्याओं का, 12, 16, 18, 21 का, तो वो जो संख्या आएगी ना वो इन सभी से पूरी तरह विभाजित होगी। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या है कि उसमें शेष एक भी नहीं बचेगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि इसमें 7 घटाने पर विभाजित हो, 7 घटाने पर विभाजित हो, यानी कि हमको जब घटाने पर विभाजित करवाना है तो जो भी इसका लस आएगा उसमें हमको 7 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्याओं का जो लस होता है वह उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होता है। पूरी तरह विभाजित मतलब कि उनमें कोई भी शेष नहीं बचता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 7 घटाने पर विभाजित हो, यानी कि जो हमारी लस आएगा उसी में हम 7 जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जब जिसमें से 7 घटा देंगे तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा या फिर पूरी तरह से विभाजित होंगी। तो चलिए करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन लिखिए और यहाँ पे 12, 16, 18 और 21 का लस निकाल लेते हैं। चलिए निकालिए लस। 2 छंग 12, 2 अड़ 16, 2 नमा 18 और 21 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से कटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा ऐसे ही उतर आएगा और 21 भी ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। 2 में 3 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख लेंगे, 2 दूना 4, फिर 9, फिर 21 नहीं कटेगा ऐसे ही उतर आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3, 1, 9 और 21। फिर 2 से कटने वाले सारी संख्याएं खत्म हो गई। अब हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 1 के 3, एक था ही तो एक ऐसे उतर आया। 3 3 9, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 1, 1, 3 1 के 3 एक बार गया और 7। फिर 7 से काटेंगे तो 1, 1, 1, यानी कि लस क्या आया? लस बराबर क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 4 बार है ना, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिया 48। क्या आया? 48 और उसमें 3 7 21 का गुणा करिए। क्या आएगा इधर? 48। इधर क्या आएगा? 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 चौका 8, 1 9, यानी कि जब इसको हम निकालेंगे तो 8 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 1 10, यानी कि 1008। लसा क्या आया? 1008। इन चारों संख्याओं का लसा क्या आया? 8। और सवाल क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर ये सारी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो ये जो लसा होता है ना वो इन सारी संख्याओं से अभी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है कि जिसमें 7 घटाने पर विभाजित हो, यानी कि जो भी अभीष्ट संख्या होगी उसमें हम 7 जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो वही में से घटाने पे हमें मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 1008 प्लस 7, यानी कि क्या आया? 1015। यही हुआ हमारा आंसर। समझ गए ना? यानी कि 1015 वह संख्या है जिसमें से अगर हम 7 घटा देंगे और 7 घटाने के बाद इन सभी से भाग करेंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
क्वेश्चन छोटी से छोटी संख्या कह रहा था तो हमने पहले ल से निकाला, फिर कह रहा था कि वो संख्या जो हो 7 घटाने पर विभाजित हो, लेकिन जो ल से प्राप्त होता वो तो बिना घटाए जोड़े विभाजित हो जाता है। तो हमको जब जबरदस्ती कह रहा था कि 7 घटाने पड़ेगा तो हमने क्या किया, उसमें 7 जोड़ दिया। जब 7 जोड़े रहेंगे पहले से तो वही जब 7 घटाएंगे तो कटने लगेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का खर्च रुपए 15 मीटर स्क्वायर की दर से क्या खर्च आएगा। मतलब कि अगर 1 वर्ग मीटर खर्च हो, 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का 15 रुपया, तो इतना जो दिया है उसका कितना खर्च आएगा। तो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिखिए, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13, और ऐसे डालिए यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि एक मैदान जो है, मैदान की लंबाई क्या है 80 मीटर, ठीक है। तो हमने मैदान की लंबाई 80 और चौड़ाई क्या है 60 मीटर, तो ये चौड़ाई हो गई 60 मीटर, ठीक है। मैदान की जो लंबाई है 80 मीटर है और आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी है 60 मीटर। और क्या कह रहा है कि इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर। ये जो मैदान है इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर, यानी कि जैसे जैसे लंबाई गई है वैसे ही सड़क जाएगी। ये है सड़क, ठीक है, ये इतनी चौड़ी सड़क है। तो लंबाई के समांतर कितनी चौड़ी सड़क बोल रहा है, ये 5 मीटर चौड़ी सड़क। ये कितना है 5 मीटर। ये चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि चौड़ाई के समांतर 3 मीटर सड़क है। चौड़ाई के समांतर जो है ना 3 मीटर चौड़ी सड़क है। ये इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है। ये जो है, ये जो चौड़ाई के समांतर सड़क है ना ये 3 मीटर चौड़ी है, और ये जो लंबाई के समांतर ऐसे वाली सड़क है ये 5 मीटर चौड़ी है। तो इस सड़क बनाने का खर्च क्या होगा यदि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया हो, तो यही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे कि हम पहले सड़क का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर जो भी क्षेत्रफल आएगा उसी में 15 का गुणा कर देंगे। यही तो करते हैं ना। अगर इसका पूछ रहा है कि ये पूरी सड़क बनाने का खर्च क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जो क्षेत्रफल आएगा उसी में दिया है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च आ रहा है 15 रुपया, तो इसका पूरे का खर्च बताइए। तो जितना इसका आया रहेगा क्षेत्रफल उसी में 15 का गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले ऐसे करिए, लंबाई ऐसे लिखिए, लंबाई तो पहले इसके लिए देखिए, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, एक ये सड़क है एक ये सड़क है, तो इन दोनों का हमें चाहिए क्षेत्रफल। तो इनका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस सड़क की लंबाई कितनी है 80 मीटर। आखिर लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैदान की अगर लंबाई 80 है तो सड़क भी तो 80 मीटर लंबी है। तो ये वाली जो लंबाई के समांतर सड़क है उसकी लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 5। देखिए सड़क इतनी चौड़ी है लेकिन इतनी लंबी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 80 मीटर और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है 5 मीटर। तो ऐसे लिखिए, लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सड़क की लंबाई कितनी है, लंबाई के समांतर जो सड़क है ये वाली 80 मीटर है, तो 80 लिख दिए, गुणे चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, तो गुणे 5, ठीक है। तो 80 में 5 का गुणा करें तो क्या आ गया 8 पंजे 40, यानी कि 400 वर्ग मीटर। तो जो लंबाई के समांतर सड़क है उसका क्षेत्रफल कितना आया 400 वर्ग मीटर, तथा ऐसे लिखिए, तथा चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर, चौड़ाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो जो चौड़ाई के समांतर सड़क है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए 60 मीटर है ना, ये कितना हुआ 60, और चौड़ाई कितनी है उस सड़क की 3 मीटर। यानी कि ऐसे लिखिए, लंबाई गुणी चौड़ाई, यही तो सूत्र होता है ना कुछ भी, किसी भी चीज का क्षेत्रफल का। तो लंबाई कितनी है, इस वाले सड़क की लंबाई कितनी हुई 60 मीटर। देखिए ये अगर मैदान 60 मीटर का है तो ये भी तो 60 मीटर की हुई सड़क, तो कितना हुआ 60। इसकी लंबाई कितनी है 60, गुणे चौड़ाई कितनी है इस वाले सड़क की 3 मीटर, तो 60 गुणे 3 यानी कि 180 वर्ग मीटर, ठीक है। तो जो चौड़ाई के समांतर सड़क है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 180 वर्ग मीटर। लेकिन
हमको क्या निकालना है, इन दोनों सड़कों का जो भी क्षेत्रफल कंबाइंड आएगा उसका पूरा बिछाने का खर्च निकालना है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने ये वाला जो एरिया है ना, ये बीच वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, एक बार हमने लंबाई के समांतर जब निकाला क्षेत्रफल तब भी इसको जोड़ लिया, काउंट कर लिया, और एक बार जब चौड़ाई के समांतर सड़क निकाला, जब इसका क्षेत्रफल निकाला तब भी इस एरिया को काउंट कर लिए हैं। तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ये जो बीच वाला एरिया है इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। एक बार लंबाई के समांतर में निकाल लिया क्षेत्रफल, एक बार चौड़ाई के समांतर में क्षेत्रफल निकाल लिया। जबकि बिछाने का खर्च तो भैया एक ही बार आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि सड़क के ऊपर सड़क चढ़ा देंगे। खर्च तो एक ही बार आया, लेकिन हमने काउंट इसको 2 बार कर लिया। एक बार इसको इधर लंबाई के समांतर क्षेत्रफल में और एक बार चौड़ाई के समांतर के क्षेत्रफल में, हमने 2 बार इसको काउंट कर लिया। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच वाला भाग है ना, इसका डबल काउंट किए 2 बार। तो ऐसा करेंगे कि इसका क्षेत्रफल एक बार निकाल के उसको घटा देंगे, ये जो कंबाइंड आएगा उसमें से उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ऐसा करिए, क्या करिए कि तथा, ऐसे लिखिए, तथा बीच वाले भाग का क्षेत्रफल या बीच वाले सड़क के भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए बीच वाला जो सड़क है उसकी लंबाई कितनी हो गई बेटा, देखो ये 5 मीटर है ना, तो ये कितना हो गया, 5 मीटर। कितना हो गया, ऐसे लिखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे लिख दीजिए या फिर मत लिखिए। अब यहाँ पे देखिए लंबाई इसकी कितनी हो गई, 5 मीटर। कितनी, 5 मीटर, गुणे चौड़ाई कितनी हो गई बीच वाले भाग की, 3 मीटर। देखिए ये 5 है, ये 3 है, तो 5 गुणे 3 यानी कि 15 वर्ग मीटर। ठीक है, समझ में आया। तब ऐसे लिखिए, अब इसके नीचे जगह ना, चलिए लिख देते हैं। तब कुल सड़क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई के समांतर वाली सड़क का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल माइनस ये, यानी कि लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल कितना है, 400 प्लस चौड़ाई के समांतर जो सड़क है उसकी क्षेत्रफल कितना आया है, 180 माइनस ये बीच वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आया है, 15। तो चलिए कर लीजिए, तो 400 में 180 जोड़ेंगे कितना आएगा, 580। 580 माइनस 15 कितना आएगा बेटा, 565 वर्ग मीटर। ये आया कुल सड़क का क्षेत्रफल। फिर से समझ लीजिए ये हमने क्यों किया। देखिए एक बार हमने लंबाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल निकाला, ये फिर जो चौड़ाई के समांतर सड़क है उसका क्षेत्रफल निकाला, तो 180 आया। लेकिन हमने ध्यान दिया कि एक बार लंबाई के समय एक बार चौड़ाई के समय हमने इस वाले भाग को 2 बार काउंट कर लिया है, लेकिन हमको बनाने में खर्च तो एक ही बार आया है। तो क्या किया, जब 2 बार काउंट किया था तो हमने इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसको एक बार घटा दिया, जिससे हमारा जो 2 बार कैलकुलेट हुआ है, जो 2 बार हमने जोड़ लिया, एक बार घटा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो हमने इसको जोड़ लिया, लंबाई के समांतर फिर चौड़ाई के समांतर माइनस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल जो आया 565 वर्ग मीटर। अब ऐसे लिखिए, ये नीचे जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, ऐसे लिखिए, चूंकि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च बराबर 15 रुपए, इसलिए कितना है, 565 है ना, 565 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्च बराबर 565 गुणे 15। कर लीजिए गुणा, 15 पचे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 छक्का 90, 90 7 97 के 7 हासिल लगे 9 और 15 पचे 75, 9 84 कितना आया, 8475 रुपए। और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, 8475 रुपए। फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा था कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। अब क्या है कि इस मैदान के बीचों बीच लंबाई के समांतर, यानी कि जैसे जैसे लंबाई जा रही है उसी के समांतर चौड़ी सड़क जा रही है, 5 मीटर चौड़ी सड़क जा रही है। ठीक है, और चौड़ाई के समांतर यानी कि ये जो है चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क जा रही है। तो हमने बना लिया। अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि अगर 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया है तो इस पूरे सड़क बनाने का खर्च क्या होगा। तो हमने क्या किया, पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे इन सड़कों का। तो लंबाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल निकाले तो उसकी लंबाई कितनी होगी बेटा, 80, और चौड़ाई कितनी है इस सड़क की, 5। तो 80/5 की थी तो 400 वर्ग मीटर लंबाई वाले सड़क का क्षेत्रफल आ गया। उसी तरीके से हमने निकाल लिया चौड़ाई वाले सड़क का क्षेत्रफल कितना था, इसका लंबाई कितना था, इसका चौड़ाई के समांतर सड़क की क्षेत्रफल कितना,
लंबाई कितनी थी 60 मीटर, तो लंबाई 60 गुणे चौड़ाई कितनी थी इसकी 3 मीटर का है, तो 3, तो 60 गुणे 3 यानी कि 180 वर्ग मीटर। अब हमने देखा कि ये वाला जो भाग है इसको 2 बार हमने कैलकुलेट कर लिया है, एक बार लंबाई के समांतर निकालते समय, एक बार चौड़ाई के समांतर निकालते समय। तो 2 बार की है तो गलत बात है ना, हमको एक ही बार काउंट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल के एक बार घटा देंगे, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 5 और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 3, इस वाले भाग का, ये जो बीच वाला भाग है। तो पंक्ति यही 15 वर्ग मीटर आया। तब हमने निकाला कि कुल सड़क का क्षेत्रफल जो है ये प्लस ये माइनस ये, यानी कि 400 प्लस 180 माइनस 15, तो जो निकाला कितना है 565 वर्ग मीटर। अब हम जानते हैं इसमें दिया है कि चूंकि 1 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया है, इसलिए 565 वर्ग मीटर सड़क बनाने का खर्च बराबर 565 गुणे 15, जो आया गुणा करने पे क्या आया 8475 रुपए, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 13वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न जो है देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 14, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर इतना मतलब दिया है, तो बताइए दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से, एक है त्रिभुज ABC AB और C, और दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR। ऐसे सीधा सीधा बना लीजिए, त्रिभुज PQ और R, दो त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है PQR। अब जो दिया है उसको लिख लीजिए। AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 3.5। BC बराबर क्या दिया है 7.1, और क्या दिया AC बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि PQ बराबर कितना है 7.1, ये कितना दिया है PQ 7.1। अब QR कितना दिया है, QR दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। हो तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। अब ऐसे लिखिए कि चूंकि अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर होते हैं, वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हमको तीनों जो भी भुजाएं हैं वो सभी भुजाएं बराबर मिल जाए, बराबर नाप की मिल जाए, तो वो हमारा त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो चलिए देख लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर AB कितना है 3.5। अब इसमें देखो दूसरे त्रिभुज में PQR में क्या है, PR बराबर कितना है 3.5। तो AB बराबर PR तथा क्या है BC बराबर कितना है BC बराबर 7.1 कौन सी है, BC बराबर PQ तथा AC बराबर QR। AB बराबर PR, BC बराबर PQ, AC बराबर QR, यानी कि तीन भुजाएं इसकी बराबर, ये 3.5 ये 3.5, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, यहाँ 7.1 है यहाँ 7.1 है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो चूंकि ये बराबर ये इतना है, AB बराबर PR, BC बराबर PQ, AC बराबर QR है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। देखिए तीनों भुजाएं बराबर हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं, ये 3.5 है तो इधर भी 3.5 है, इधर 5 है इधर 5 है, इधर 7.1 है इधर 7.1 है। ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, कुछ भी तिरछा मिर्छा कर दे, आपको सिर्फ भुजाओं की नाप देखनी है। अगर तीनों भुजाएं सेम साइज की हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसमें कौन सा सूत्र लगा है, भुजा। ठीक है, भुजा। ये वाला रूल क्या कहता है कि जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, आप केवल इतना लिखिए, वो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो आप लिख दीजिए कि चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB मतलब AB बराबर
पी आर देखिए ये 3.5 है तो ये 3.5, ये बी सी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर क्यू आर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग में त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, आप देख के ही पहचान जाएंगे, लेकिन इसको बताना है, परीक्षण करना है, तो बस वही है कि तीनों भुजाओं को बराबर दिखा दो और हो जाएगा। या फिर इसमें लिख सकते हैं है अतः, अतः अगर इसके नीचे एक लाइन बढ़ाना चाहें, अतः भुजा 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 नियम के आधार पर, अगर एक लाइन इसके बाद बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अतः भुजा 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 नियम के आधार पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग में त्रिभुज पी क्यू आर के। ये लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो, नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाषा देखिए, मैथ्स में क्या होता है ना, भाषा आप अपने से बनाया करिए। ठीक है, ये मत सोचिए किताब में कैसे दिया है वैसे ही हल करना, ऐसा नहीं है। मैथ्स एक ऐसी चीज है, आपको हल करना है, आपका तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे हल करते हैं कैसे नहीं करते हैं। चलिए आते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि x प्लस 1/2x बराबर 4 हो तो x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर क्या होगा। क्या दिया है, तो ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, दिया है x प्लस 1/2x बराबर 4 तो x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए तो इसमें देखिए क्या है कि a प्लस बी एक तरीके से दिया है, ये देखिए 2x है बेटा। ठीक है, 2x देखिए, अगर इधर ध्यान से आप देखेंगे, थोड़ा सा भी आपका दिमाग अगर थोड़ा सा खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ दिया है a प्लस बी बराबर दिया है और पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बताइए। ये देखिए जो 8x क्यूब है, ये 8x क्यूब है, ये क्या है 2x गुड़े 2x गुड़े 2x, यानी कि 2x का होल क्यूब ही तो है, 2 दूना 4 दूनी 8, 1x 2x 3x। ठीक है, तो अगर ध्यान से हम देखें तो ये क्या पूछ रहा है, a प्लस बी दिया है और a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि या फिर मत लिखिए, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सूत्र हम जानते हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सूत्र जानते हैं। और इस सूत्र में क्या होता है कि a प्लस बी दिया है और उससे हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाता है। देखिए a प्लस बी ऐसे सिंगल सिंगल दे के और a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली चीज हमें मिल जाती है। तो जहां भी ये पूछे सादा सादा दे के क्यूब वाली चीज पूछे तो यही वाला सूत्र हम लगाते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं तथा, अतः, या फिर माना, या फिर छोड़िए मानिए उनिए मत, सीधे रख दीजिए। इस सूत्र के आधार पर, या फिर कुछ भी मत लिखिए, आपका मर्जी। देखिए भाषा मैंने बताया ना कि आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, आप लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, इधर रख देते हैं कि x प्लस 1/2x यानी कि x प्लस 1/2x का होल क्यूब का घात 3 बराबर 4 अगर दिया है तो इधर भी घात 3 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स में अगर एक साइड में हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो दूसरे साइड में भी सेम चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते हैं। चलिए अब रख दिए इसी सूत्र पे, अब क्या होगा, चलिए तोड़ दीजिए। तो ये a की जगह पर x हो गया, अब b की जगह पे क्या है, देखिए a बराबर है x और b बराबर है क्या 1/2x। चलिए तो a क्यूब है तो a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/2x का क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab यानी कि 3 गुड़े a कितना है x गुड़े b कितना है 1/2x, b यही है ना 1/2x ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि x प्लस 1/2x। चलिए और बराबर 4 की घात 3 यानी कि 4 चौका 16 चौका 64, कितना आया 64। चलिए एक लाइन और हल करिए क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/2x क्यूब क्या होता है, 2 दूना 4 दूनी 8 x यानी कि 8x का क्यूब प्लस, देखिए ये x से ये इधर x कट गया तो क्या आया 3/2। देखिए 3 1 के 3 और 2 ठीक है, देखिए ये x कट गया तो यहाँ पे क्या है 3/2। अब ब्रैकेट में देखिए x प्लस 1/2x है और हम जानते हैं इधर दिया क्या है कि x प्लस 1/2x बराबर कितना है 4 लिख सकते हैं ना। देखिए बार बार इसको लिखने से मतलब है नहीं, तो x प्लस 1/2 बराबर क्या है
4 लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया 4 बराबर 64। ठीक है, बराबर 64। अब चलिए इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए, क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/8 एक्स क्यूब प्लस, अब गुणा कर दीजिए, प्लस 3/2 में 4 का गुणा करिए तो 3 चौका 12, क्या आया 12/2, 12/2 बराबर 64। फिर एक्स क्यूब प्लस 1/8 एक्स क्यूब प्लस 12 को काट दीजिए, 2 कम 2 2 छंगा 12, यानी कि प्लस 6 बराबर 64। अब पंचांतर कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1/8 एक्स के क्यूब बराबर 64 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा 64 में से 6 गया, कितना बचा 58। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा था, ये दिया था x प्लस 1/2 x दिया था इतने बराबर 4, तो इसका मान पूछ रहा था एक्स क्यूब प्लस 1/8 एक्स का क्यूब का मान पूछ रहा था। तो हम जानते हैं ये किस तरीके से दिख रहा है कि a प्लस बी दिया है और a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। तो जब ऐसा सूत्र है तो हमारे पास सूत्र होता है ना कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सूत्र होता है। तो उसी सूत्र पर रख दिया, माना कि a बराबर x और b बराबर 1/2 x हमने मान लिया। ठीक है, तो हमने मान लिया, इधर क्यूब किया तो देखिए समीकरण 1 में हमने क्या किया, क्यूब कर दिया, x प्लस 1/2 x का क्यूब कर दिया बराबर 4 का क्यूब यानी कि घात 3। अब इसको सॉल्व किया तो इसे माना है a, इसे माना है b, तो उसी पर रख दिया, तो a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/2 x का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 गुणे x गुणे 1/2 फिर x प्लस b 64। इसको जब लिखा तो इधर इसको हल कर लिया, इधर हल करके जो आया हमारा आंसर क्या आया 58। ठीक है, ये हमारा आंसर 58 आ गया। और इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने कई बार कराया, इसलिए आप लोगों को अगर मेरी क्लासेस लिए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं तो देख रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, कहने वाली बात नहीं है, मतलब सिंसियरली अगर कोई भी पढ़ा होगा मेरी क्लासेस से वो तो उड़ा देगा क्वेश्चन को चुटकियों में, इतनी तो गारंटी, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है भाई, चलिए आते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पे। 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो ऐसे लिखे सॉल्यूशन। और क्या दिया है कि जो पिता की उम्र है ना वो पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। तो ऐसे लिखिए, माना पुत्र की उम्र, माना पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, माना पुत्र की उम्र x वर्ष है, अगर पुत्र की उम्र x वर्ष है तब पिता की उम्र बराबर क्या होगा 4 गुणे x। देखिए यही तो हो रहा है ना, क्या कह रहा है कि जो माना, देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है, यानी कि अगर पुत्र की उम्र हम x वर्ष माने तब पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 4 गुणे x वर्ष। यही तो है ना, 4 गुना है ना, 4 गुना है, तो x वर्ष अगर बिटवा है तो उसका पुत्र कितना होगा 4 गुणा x, यानी कि 4x होगा। अब अगला क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है ना वो पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो ऐसे लिखिए तथा 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी। देखिए बेटा, आज अगर x वर्ष है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 6 वर्ष, यही तो होगी ना उम्र। 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस 6 वर्ष, तथा 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, आज कितनी है 4x है ना, आज है 4x। देखिए 4 गुणे x कितना होता है 4x ही तो होता है, तो 4 अगर आज के समय में 4x है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4x प्लस 6 वर्ष, अरे उसी में 6 वर्ष जुड़ जाएगा, तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद जो है वो पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो ऐसे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद जो है ना वो पिता की उम्र जो है अपने पुत्र के उम्र के 2.5 से भी 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो करिए, जो पिता की उम्र कितनी है 6 वर्ष बाद 4x प्लस 6, और ये जो 4x प्लस 6 होगा वो पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से
6 वर्ष अधिक होगा। तो पुत्र की उम्र कितनी है? x+6। कितना है? x+6। x+6 ढाई गुना करना है ना, तो ऐसे लिखिए x+6 ढाई गुना, यानी कि ऐसे ढाई का गुणा कर दीजिए, 2.5 का गुणा कर दीजिए x+6। देखिए जो पिता की उम्र है वो पुत्र के उम्र के ढाई गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। जैसा प्रश्न कह रहा है हमने वैसा ही किया कि जो 6 वर्ष बाद दोनों की आयु होगी ना, वो 6 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी, ये पिता की आयु है, जो पिता की आयु होगी ना वो पुत्र के आयु के ढाई गुने से 6 अधिक हो जाएगी। तो हमने जैसा कहा वैसे ही कर दिया। फिर से समझिए कि 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र ये है ना, तो 6 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो पुत्र के आयु के ढाई गुने से 6 अधिक हो जाएगी। यही प्रश्न कह रहा है, हमने जैसा कहा वैसे ही कर दिया। ढाई किया है, आप ढाई की जगह पे 5/2 भी लिख सकते हैं। 5/2 का मतलब भी ढाई ही होता है, लेकिन आपको एकदम इजी समझाने के लिए मैंने ढाई सीधे सीधे कर दिया। चलिए अब तोड़ लीजिए। क्या है? 4x + 6 बराबर ढाई, यानी कि 2.5x प्लस 2.5 में 6 का गुणा करिए तो 5 × 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी कि 15 आया। ठीक है, जब 2.5 में 6 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा प्लस 6। चलिए तो x अब एक तरफ कर लेते हैं, संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं। तो 4x माइनस 2.5x बराबर 15 6 कितना होता है? 15 6 21 माइनस ये 6 जो है इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -6। तो 4x में से 2.5x गया, कितना बचा? 1.5x। 1.5x बराबर 21 में से 6 गया, कितना बचा? 15। 21 में से 6 गया 15, तो 15। ठीक है, तो 1.5x बराबर 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 15/1.5, यानी कि 15 में जब 1.5 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो x बराबर क्या आ गया? 10। अरे देखिए भाई, यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 150 हो जाएगा, तो 15 में 150, 10 बार गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 10 वर्ष। अतः ऐसे लिखिए अब यहाँ पे, ठीक है, नीचे जगह नहीं है। अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है ना, x बराबर क्या है? 10 वर्ष, यानी कि पुत्र इतने समय कितने साल का है? 10 वर्ष। तब पिता की वर्तमान आयु बराबर 4 × 10, यानी कि 40 वर्ष। ठीक है, यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया? देखिए अगर पुत्र 10 साल का है तो पिता उससे 4 साल का है इस समय पे, वर्तमान समय में, तो 4 × x यानी कि 4 × 10 यानी कि 40 वर्ष। समझ में आया? फिर से समझा दें क्या कह रहा था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, तो हमने माना पुत्र की उम्र x वर्ष है, तब पिता की उम्र कितनी है? 4 गुनी, यानी कि 4x, या फिर 4 × x या फिर 4x। ठीक है, तो जैसा प्रश्न ने कहा वैसा ही हमने लिख दिया। फिर क्या कह रहा है प्रश्न कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो हमने लिखा कि 6 वर्ष बाद, देखिए 6 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है ना वो पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि जब आज के समय में इतनी एज है इन लोगों की, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? आज अगर x है तो 6 वर्ष बाद उनकी x+6 हो जाएगी, तथा 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? अगर आज 4x है तो 6 वर्ष बाद 4x+6 वर्ष हो जाएगी। तो ये 6 वर्ष बाद की हमने उम्र निकाल ली। फिर उसके बाद प्रश्न लेकिन कह क्या रहा है कि जो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र होगी ना वो पुत्र के उम्र से, पिता की उम्र जो होगी वो पुत्र के उम्र से 2.5 गुने से, पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक होगी। तो 2.5 गुना कर दिया और उसको 6 और बढ़ा दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट को तोड़ ताड़ के जो भी आया x बराबर क्या आ गया? 10। और फिर इधर अतः पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष। देखिए x बराबर क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु तो है, तो जब पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 4 × 10 यानी कि 40 वर्ष। और यही हमसे पूछ रहा था कि इन दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो 10 और 40 आया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, तो संख्या
ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ऐसे पहले जो है सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व लिखिए। फिर क्या कह रहा है कि जो परिमेय संख्या एक है और उसका जो अंश है ना उसके हर से 2 कम है, तो ऐसे लिखिए माना परिमेय संख्या का हर बराबर x। माना परिमेय संख्या का हर x है, यही तो कह रहा है ना कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। तो जब परिमेय संख्या का हर अगर x है तब परिमेय संख्या का अंश बराबर x माइनस 2। यही तो हो रहा है ना कि जो परिमेय संख्या का अंश है वो हर से 2 कम है, तो हर हमने माना था x, तो अंश क्या हो गया, x में से 2 कम कर दिया, x माइनस 2। यही तो कह रहा है, वैसे हमने कर दिया। अतः ऐसे लिखिए, अतः परिमेय संख्या बराबर, अगर ये अंश इतना है हर इतना है तो परिमेय संख्या कितनी हो गई, -2/x। यही तो होगा ना। आखिर देखिए भाई, हमको अंश और हर दिया है, क्या दिया है, अंश और हर दिया है, तो जो परिमेय संख्या होगी बटन के रूप में तो होती है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या हो गई, अंश बटा हर, यानी कि अंश है x माइनस 2 और हर कितना है x। अब क्या कह रहा है इसमें देखिए कि यदि उसके अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा। तब ऐसे लिखिए, तब या फिर तब प्रश्नानुसार। अब ऐसे लिखिए प्रश्नानुसार, कैसे लिखिए, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए, ऐसे लिखिए प्रश्नानुसार अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर, चलिए जोड़ दीजिए, x माइनस 2 था और उसमें 1 जोड़ दिए, बटा ये क्या था, हर कितना था उसका, x था, उसमें भी 1 जोड़ दिए। यही तो कह रहा ना कि अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर वो किसके बराबर हो जाता है, 3/4 के। यही कह रहा ना था कि देखिए एक परिमेय संख्या है जिसका जो अंश है ना वो हर से 2 कम है, तो हमने हर माना था x, तो अंश कितना हो गया, x माइनस 2, यानी कि 2 कम है। अतः परिमेय संख्या कितनी हो गई, x माइनस 2/x। यही तो है ना, अंश बटा हर ही तो होता है ना, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो हमने क्या किया कि प्रश्नानुसार लिखा, जैसे प्रश्न कह रहा है अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर, तो अंश ये था x माइनस 2, उसमें भी 1 जोड़ दिया, और हर कितना था, x था, तो उसमें भी 1 जोड़ दिया, बराबर कितना कह रहा है प्रश्न की 3/4 हो जाता है, तो बराबर 3/4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हल कर लीजिए। अब क्या होता है, तिरछा गुणा होता है, आप लोग जानते हैं, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, तो चलिए करिए। तो 4x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 3x प्लस 1। अरे वही चीज लिखे हैं आपको समझाने के लिए। चलिए फिर गुणा कर दीजिए, तो 4x माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4 1 4 बराबर 3x प्लस 3 1 3। चलिए तो 4x माइनस 8 प्लस 4 यानी कि -4 बराबर 3x प्लस 3, और हल करिए। 4 ये 3x इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, तो 4x माइनस 3x बराबर 3, ये -4 इधर आएगा तो +4, और आगे हल करिए क्या आएगा, 4x में 3x गया, कितना बचा, x बचा, तो x बराबर 3 4 7, तो x बराबर कितना आ गया, 7। अतः हर बराबर कितना आ गया, अतः हर बराबर कितना आया, 7। x क्या था, x ही तो हर था ना भाई, तो हर कितना आ गया हमारा 7, अतः हर बराबर 7। तब अंश बराबर कितना है, x माइनस 2 है ना, यानी कि 7 माइनस 2 बराबर 5, 7 माइनस 2 बराबर 5। तब या फिर अतः परिमेय संख्या, तब परिमेय संख्या बराबर अंश कितना है, 5 है, और हर कितना है, 7 है, 5/7, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या था क्वेश्चन ये था कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका जो अंश है वो हर से 2 कम है, तो हमने माना कि हर x है और अंश उसका क्या है, 2 कम था, तो 2 कम कर दिया, x माइनस 2 कर दिया, तब परिमेय संख्या क्या बन गई, x माइनस 2/x, अंश बटा हर। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि अगर इन दोनों के हर और अंश में 1 1 जोड़ दिया जाए तो वो 3/4 के बराबर हो जाती है। तो हमने लिखा कि प्रश्नानुसार अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर, तो अंश में ये देखिए अंश था x माइनस 2,
उसमें 1 जोड़ दिया, और हर था x, उसमें भी 1 जोड़ दिया, बराबर कितना 3/4। फिर उसको जब हल कर लिया, हल करने पे आया x बराबर 7, और x क्या था हमारा, अतः परिमेय संख्या का हर कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए x ही तो हर था ना, तो अतः परिमेय संख्या का हर बराबर 7 है। तब अंश बराबर क्या होगा, अंश बराबर क्या है, x - 2, यानी कि 7 - 2, 7 - 2 कितना है 5। तब परिमेय संख्या क्या हुई, अंश बटा हर, यानी कि 5/7, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितने आसान से क्वेश्चंस आते हैं, और समझने के कुछ नहीं, क्वेश्चन खुद बताता है कि साहब आप ऐसे चलाइए, ऐसे पेंस चलाइए, ऐसे आप करिए सॉल्व, बस आप उसको समझ जाए, उसके इशारे को हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज के लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बॉड मास पे है भाई, क्या है, बॉड मास पे 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणा 5 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, ये बॉड मास पे, तो ऐसे लिखे सॉल्यूशन, ये तो एकदम उड़ा देंगे आप लोग। क्या है, 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट में 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणे 5 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ये है सवाल, चलिए करिए। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉड मास। देखिए बॉड मास के हिसाब से करेंगे, बॉड MAS। बॉड मास क्या कहता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़ो। ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट मतलब कि कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक। कोष्ठक के बाद का को हल करो, ऑफ माने ओ से ऑफ माने का के बाद डी यानी कि डिवीजन यानी कि भाग करो। भाग के बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के बाद करते हैं जोड़। क्या करते हैं, जोड़। और जोड़ के बाद क्या करते हैं, घटाना। ठीक है, बॉड मास यही कहता है, ए से एडिशन, सबसे सब्ट्रैक्शन। तो बॉड मास कहता है कि सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ो, फिर का को हल करो, फिर भाग गुणा जोड़, फिर घटाना। तो कोष्ठक में भी एक सीरियल होता है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक तोड़ते हैं। तो इसमें कहाँ है सबसे छोटा कोष्ठक, देखिए कहीं है, हाँ छोटा कोष्ठक ही है, रेखा कोष्ठक है नहीं। सबसे छोटा कौन सा है, छोटा कोष्ठक है। चलिए पहले इसको हल करेंगे, फिर मझले को तोड़ेंगे, फिर बड़े को, फिर लास्ट में किया जाएगा। चलिए, तो 80 गुणे ऐसे 56 माइनस मझला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस, चलिए इसको हल कर लीजिए। इसमें भी क्या करते हैं, जो छोटा कोष्ठक होगा उसमें भी क्या है, पहले गुणा करिए, फिर उसके बाद जोड़, फिर घटाना। तो इसमें क्या है, देखिए पहले गुणा है ना, 2 पंजे 10, कितना आया 10 आया। तो ऐसे लिख लीजिए 13 माइनस 10 छोटा ब्रैकेट बंद मझला बंद बड़ा बंद। चलिए फिर आइए, 80 गुणे 56 माइनस मझला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस 13 में से 10 गया, कितना बचा 3 बचा। ठीक है, छोटा कोष्ठक काम खत्म। अब आया बड़ा बंद। चलिए फिर 80 गुणे फिर 56 माइनस, अब इधर देखिए, इधर है गुणा फिर जोड़, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए यही तो है ना, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो जोड़ से पहले गुणा होता है, तो जोड़ से पहले हम गुणा करेंगे। तो चलिए कर लीजिए, ऐसे मझला कोष्ठक लगाएगी, 7 8 56 प्लस 3 मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। चलिए फिर आते हैं 80 गुणे ऐसे जैसे था लिख लीजिए 56 माइनस, अब मझला ब्रैकेट में देखिए 56 3 कितना होता है 59 59। ठीक है, 56 3 59, मझला कोष्ठक का भी काम खत्म, बड़ा कोष्ठक बंद। फिर आया 80 गुणे 56 में से 59 गया, जाएगा नहीं जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा। 59 में से 56 घटाएंगे तो 59 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। देखिए 59 में से जब 56 घटाएंगे तो -3 आएगा ना, ये देखिए माइनस का चिन्ह, -59 में जब 56 घटाएंगे -3 आएगा। अब कर लीजिए 80 में -3 का गुणा करिए तो 8 3 24 यानी कि 240, और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, यानी कि -240 यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन था, बॉड मास पे करना था। बॉड मास क्या कहता है, सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ो, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाना करो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोष्ठक को तोड़ा। तो कोष्ठक में भी एक सीरियल है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। तो इसमें कौन सा कोष्ठक सबसे छोटा है, ये है छोटा कोष्ठक। तो चलिए इसको तोड़ा। इसमें भी इसको हल करते समय हमने ध्यान देना था कि इसमें भी जो होता है बॉड मास के नियम का उपयोग है। बॉड मास कहता है कि पहले गुणा करो, घटाने से पहले गुणा करना चाहिए, तो हमने गुणा किया। तो 2 पंजे 10 मतलब 13 - 10। फिर अगले स्टेप में
अब इसको तोड़ना है तो 13 में से 10 गया, 3 बचा। चलिए छोटा कोष्ठक टूट गया। अब बचा कौन सा, मझला कोष्ठक। अब मझले को तोड़ते हैं। मझले में भी गुणा है और जोड़ है, तो हम जानते हैं कि पहले गुणा किया जाता है। तो 7 8 56, हमने गुणा किया, अब +3 जैसे था लिख लिया। फिर अब देखिए इसको तोड़ने की बारी। अब बचा क्या है, जोड़ जोड़ बचा है तो जोड़ लिया। 56 में 3 जोड़ा कितना है, 59 यानी कि 59। अब देखिए इधर क्या है, 56 माइनस 59, तो जब -59 में से 56 घटाए तो क्या है, -3, तो आया 80 गुणे -3। तो 80 में -3 का गुणा किया तो क्या आया, 240। ठीक है, तो ये हमारा 2017 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो बीच में देखिए मिटाते समय मैं कह नहीं पाया है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा है इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पर मुझे फॉलो कर लीजिए। आप इस पर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उस पर आंसर जरूर देता हूँ। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, वो बात अलग है। उसके बाद ये है मेरा टेलीग्राम पे आप जाएंगे, इसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो भी किसी ने पूछे होंगे कहीं भी, चाहे इंस्टाग्राम पर पूछे, चाहे चाहे यूट्यूब कमेंट में पूछे, कहीं भी कोई भी पूछता है तो उसका आंसर मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देता हूं। तो उसको आप देख के आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और भविष्य में कभी मुझे PDF या कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड करनी हुई तो वो चीज़ टेलीग्राम पर ही संभव है, तो वो मैं कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सवाल है, बाकी अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान करें और अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।